नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं देव कुमार, पीएचडी हिस्ट्री, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4 है, ठीक है। और जो टॉपिक है वो है मध्य पुरापाषाण काल, और ये किस कोर्स की क्लास चल रही है? एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी क्लास चल रही है। और दोस्तों, वैसे तो ये यूजीसी नेट हिस्ट्री के मुख्य क्लास है ये, ठीक है। अगर आपको हमारे इन क्लासों की पीडीएफ लेनी हो, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो पीडीएफ लेनी हो तो 5000 के समथिंग पेज हैं और केवल 1500 रुपये में आपको पीडीएफ दी जा रही है, ठीक है। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत मेहनत की है इसमें। अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड है वो 8 जेआरएफ और 28 नेट है, केवल 2 बैच में, ठीक है। तीसरा बैच का रिजल्ट नहीं आया है अभी और हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखो, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और ये जो क्लास है ये डेमो क्लास है और बिल्कुल हमारी ओरिजिनल क्लास है। ऐसा नहीं है कि भाई डेमो क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे, असली क्लास में और पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये हमारी डेमो भी है और असली भी क्लास है, ठीक है। इसी क्लास को हम अपने कोर्स में डालेंगे तो चेक कर सकते हैं भाई हमारा ऐप कैसा है, ठीक है। बात करते हैं कि भाई हमारा प्राइस कितना है। बहुत सस्ता, पूरे भारत में सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा कंटेंट दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो, 6 महीने का जो कोर्स प्राइस है वो 3000 रुपये का है। 1 साल का जो कोर्स प्राइस है वो 4000 रुपये का है और 2 साल का जो कोर्स प्राइस है वो 5000 रुपये का है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स 3000 रुपये का है और टीजीटी पीजीटी का कोर्स भी आपको केवल 500 रुपये में कोर्स है, ठीक है। आप दोस्तों 1000 रुपये में हमारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ठीक है। हमारी अभी तक 2 किताब आ चुकी हैं। प्रैक्टिस सेट है भारत इतिहास का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट। ये चैप्टर वाइज है और ये बिना चैप्टर का है, ये मिक्स है। दोनों में लगभग 9000 के समथिंग सवाल हैं, बहुत शानदार सवाल हैं। तीसरी भी मध्यकालीन इतिहास आने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि अभी तक दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं कुछ हमारा अलग तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। देखो दोस्तों, इतिहास जो है 3 प्रकार का होता है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आज ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि दोस्तों जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, केवल पत्थरों के माध्यम से हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उस काल को बोला गया है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसमें पाषाण काल में पुरापाषाण काल हमने पढ़ा, ठीक है। हमें पढ़ना है मध्यकाल पढ़ना है, नवपाषाण काल पढ़ना है और ताम्रपाषाण काल पढ़ना है। परंतु दोस्तों इसमें हम अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ाते हैं,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, ठीक है। और उसके बाद में बढ़ाते हैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मानव का विकास कैसे हुआ। दोस्तों देखो, मानव के द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती हैं मानव के साथ या मानव के द्वारा, उनका अध्ययन करते हैं। भाई इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही, क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है। दोस्तों जब मानव नहीं होगा तो इतिहास किस काम का? तो मानव का विकास हमने पढ़ा है आपको, ठीक है। फिर हमने पाषाण काल को शुरू किया। किसको शुरू किया? पाषाण काल को शुरू किया, ठीक है। पाषाण काल को शुरू किया। पाषाण काल दोस्तों 3 प्रकार का है, ठीक है। पाषाण मतलब जिस काल में केवल पत्थर के औजार हर चीज में प्रयोग किए जा रहे थे, ठीक है, खाने में, मारने में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उस समय पेट भरना ही सब कुछ था। आदमी खाना बदोश था, कंदमूल, मांस वगैरह खाकर अपना जीवन यापन करता था। मानव जो है खाना बदोश था, घुमक कर जाती था, ठीक है। कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्तों उनका स्थायी निवास नहीं था। वो इधर से उधर भोजन की तलाश में घूमता रहता था, ठीक है, पाषाण काल में। तो दोस्तों हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरे का नाम है आपका नव पाषाण काल। फिर हमने आपको बताया कि जो पुरा पाषाण काल था वो 3 काल में डिवाइड है, ठीक है। 3 काल में डिवाइड है क्योंकि ये सबसे बड़ा काल था, सबसे बड़ा काल था। लगभग 6 लाख से लेकर दोस्तों ये 10,000 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 5,90,000 साल तक चला ये, ठीक है। अब इसके जब 3 पार्ट हमने बताए आपको, तो पहला हमने कवर कर लिया निम्न प्रापाषाण काल को दोस्तों हमने क्लास नंबर 3 में कवर कर लिया, ठीक है। लगभग 6 लाख से 1,50,000 के समथिंग था, ठीक है। इस समय जो मनुष्य औजार, जो पशुओं को मारने के लिए औजार प्रयोग कर रहा था, उसका नाम था हस्तकुठार, बिदारणी, क्लीबर, ठीक है। क्या क्या थी? हस्तकुठार, बिदारणी और क्लीबर। मैंने इनके आपको चित्र भी दिखाए थे। भाई आप कहोगे भाई चित्र कैसे होंगे, कैसे औजार होंगे, तो आपको चित्र मैंने दिखाए थे, ठीक है। बड़े बड़े थे क्योंकि इस समय मानव ने पशुओं को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर प्रयोग किए, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े, मतलब कोई शेप नहीं था, तो उसको बोला गया है हस्तकुठार या बिदारणी। थोड़ा बहुत तो चेंजिंग कर ली तो बिदारणी बन गई, फिर क्लीवर बन गया, ठीक है। परंतु इसके बाद में एक और काल शुरू होता है जिसका नाम है मध्य प्रापाषाण काल। इसमें क्या हुआ दोस्तों? औजार के मामले में थोड़ी परिवर्तन आया, ठीक है। औजार के मामले में परिवर्तन आया, वातावरण में परिवर्तन आया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो काल था, ये जो काल था, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ आते हैं। पाषाण काल, पुरापाषाण, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नवपाषाण, न्यूलिथिक एज। इसके हमें 3 पार्ट बताए। पहला है निम्न या पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल, ये 1,50,000 से लगभग 35,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों? फलक संस्कृति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति। क्योंकि इस समय जो है फलक प्रकार के औजार प्रयोग में थे, बहुलता थी, यानी ज़्यादा मात्रा में फलक प्रकार के जो औजार थे वो प्रयोग हो रहे थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है वह उच्च
पुरापाषाण काल, और ये काल लगभग 30 या 35,000 ईसा पूर्व से कब था, 10,000 ईसा पूर्व। दोस्तों इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति, क्योंकि यहाँ तक आते आते मानव का जो औजार था वो पतला हो गया, ठीक है, दोनों तरफ धार बन गई उसकी। माना कोई ये दोस्तों औजार है तो इस तरफ भी धार बन गई और इस तरफ धार बन गई, ब्लेड शेप में, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है ब्लेड संस्कृति। क्योंकि आपने ब्लेड देखा होगा, ब्लेड में दोस्तों दोनों तरफ धार होती है, इस तरफ देखा होगा आपने, इस तरफ है ना, तो इस तरफ भी धार थी उसके और इस तरफ धार थी, होती है ब्लेड में। तो इसलिए इस काल के जो औजार थे वो पत्थरों के थे, परंतु दोनों तरफ जो है बिल्कुल चिकना करके बनाया गया था, ताकि जो पशुआं हैं, जो जानवर हैं, उनको मारने में आसानी हो, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है ब्लेड संस्कृति। इसको क्या बोला गया है, फलक संस्कृति। इसको क्या बोला गया है, चापर चापिंग संस्कृति, ठीक है, मद्रास संस्कृति, ठीक है, हस्त कुठार संस्कृति। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसको मद्रास संस्कृति बोलते हैं, ठीक है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड संस्कृति। और जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों, जो प्रापाषाण और नव पाषाण काल के बीच का जो काल है, संक्रमण काल, इसका जो औजार था वो पतले औजार थे, इसके बोलते हैं माइक्रोलिथ औजार, सूक्ष्म उपकरण, ठीक है, एग्जाम में आपके में ऐसा ही आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है। पुरापाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इंग्लिश में नाम है, ठीक है, आपने देखा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ये जो काल है सबसे निम्न नया काल है, ठीक है, जो 4000 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो दोस्तों जब हम देखो, अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि जब मानव का विकास हुआ वो अफ्रीका के जंगल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो फ्रेंड थोड़ा सा लाइट का इशू था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पाषाण काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण में डिवाइड है। पुरापाषाण काल 3 पर डिवाइड है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो सबसे पहली प्रजाति थी रामापिथेकस, फिर जब रामापिथेकस जो मानव था, वो जो बानर था, वो जब मैदानों में निकला तो वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रथम प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी, लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पहले विद्यमान थी, और जो जंगल में ही रहे वो कहलाए मानव एवं कपि, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहाँ से वो दुनिया में फैल गए और एक काल का शुरुआत हुआ, पाषाण काल का, ठीक है। तो उसी काल को हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो हम शुरू करने वाले हैं अभी, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं दोस्तों सबसे पहले पढ़ाता हूँ दुनिया के संदर्भ में, वर्ल्ड के संदर्भ में मध्य पुरापाषाण काल, और फिर पढ़ाऊंगा भारत के संदर्भ में मध्य पुरापाषाण काल। देखो क्योंकि भाई जो मानव का विकास हुआ भारत में तो हुआ नहीं, कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में, अफ्रीका से बाहर निकला, अफ्रीका भारत में नहीं है, वो बर्ड दुनिया में आता है, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल जो है हम पढ़ेंगे पहले दुनिया के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में पढ़ेंगे,
संसार के संदर्भ में, ठीक है, संसार के संदर्भ में, ताकि आपको दोस्तों एकदम कॉन्टिन्यूअस क्लास आपको चल सके, क्योंकि पहले संसार के पढ़ेंगे फिर भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो, सबसे प्रथम जो प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के जंगल से कौन निकला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस निकला। फिर आगे चलकर ये क्या कहलाए, होमो हैबिलिस कहलाए, ठीक है। फिर थोड़ा सा विकास हुआ, ये कहलाए, क्या कहलाए, हिंडलबर्ग, क्योंकि इसके जो साक्ष्य पाए गए हैं वो हिंडलबर्ग में पाए गए हैं, इसके होमो हैबिलिस में पाए गए हैं। और इसके बाद दोस्तों जो मानव का क्रम आगे आगे बढ़ता गया निरंतर, तो वो कहलाया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस प्रजाति। ये प्रजाति जो है कुछ और फैल गई, ठीक है, और दूर अफ्रीका जंगल से बाहर चली गई, जावा में पहुंच गई, ठीक है, इंडोनेशिया जावा, और चीन में पहुंच गई, ठीक है। जो साक्ष्य, जो मानव अस्थिपंजर चीन में पाए गए वो कहलाए पिकिंग मानव, और जो जावा में पाए गए वो कहलाए जावा मानव, ठीक है। अब होमो इरेक्टस जाति थी, जो प्रजाति थी, वो उसके साक्ष्य जर्मनी के निएंडरथल घाटी में पाए गए, तो क्या कहलाई, निएंडरथल घाटी, निएंडरथल मानव कहलाया। इसका जो प्रमुख काम था, अब धीरे धीरे उसने समाधान प्रक्रिया, यानी कि मनुष्य को दफनाना शुरू कर दिया। धार्मिक प्रवृत्ति का था ये, धार्मिक प्रवृत्ति का था ये, ठीक है, सामाजिक प्रवृत्ति का था, ठीक है, सांस्कृतिक प्रवृत्ति का था। उसके बाद में कुछ और बदलाव आया, क्रोमैग्नन बन गया, ठीक है। उसके बाद में और बदलाव आया तो होमो सैपियंस बन गया, और इसके बाद में होमो सैपियंस, सैपियंस जो आधुनिक मानव है, ठीक है। ये दुनिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, अब देखो इनके कुछ जो औजार थे, क्योंकि भाई पाषाण काल औजारों का काल था, ठीक है, तो औजार कौन कौन से इन्होंने प्रयोग किए, देखो निम्न पुरापाषाण काल में आपने पढ़ा हस्तकुठार, बिदाणी और क्लीबर। अब मध्य पुरापाषाण काल तक आते आते मानव ने कौन कौन से औजार प्रयोग किए, देखो ये निम्न पुरापाषाण काल के औजार थे। देखो याद दिलाने के लिए मैं इस स्लाइड को लेके आया हूं ताकि आप याद कर सके। देखो हैंडेक्स ये निम्न पुरापाषाण काल के थे, बिदाणी, क्लीबर ये निम्न पुरापाषाण काल के थे, चापर चापी संस्कृति बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी जो है जिसके एक तरफ धार थी, इसमें एक ही और धार बनता था, यानी कि ये कोई औजार है इसकी एक और धार है, ठीक है, तो अर्थात पेबुल के एक ही और धार बनता था। इसके जो है ये जो औजार है इसके दोनों तरफ धार है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसको बोला गया है चापिंग। यह द्विधारी उपकरण होता है, अर्थात पेबुल के दोनों तरफ धार बनाई जाती है, पेबुल पत्थर, ठीक है। दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो आपके सामने है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल के, किसके, मध्य पुरापाषाण काल के, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है मध्य पुरापाषाण काल। तो दोस्तों देखो बेधनी, बेधनी ये वाला है, ठीक है, इसका औजार है इस तरीके का, और ये खुरचनी, स्क्रैपर, क्योंकि अब जो इंसान था वो मनुष्य की खाल को और उसके मांस को काटने के लिए छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, ठीक है। इस तरफ का, जैसा ये इस तरफ का औजार है, इस तरफ का औजार है, ठीक है, ये इस तरह के औजार हैं, ठीक है, ताकि वो दोस्तों मांस को खुरच सकें, ठीक है। तक्षणी, ब्यूरिन,
दक्षिणी ब्यूरिन, ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये भी उपकरण आपके सामने, ये पत्थर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्राप्रसारण काल के उपकरण थे। अब ये जो आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा स्पष्ट देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये देखो हमने बड़ा कर दिया। ये क्या है? ये है फलक। फलक औजार है ये। कैसे औजार हैं? फलक औजार। इसलिए मध्य प्राप्रसारण काल का जो काल था उसको हम फलक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति। क्योंकि दोस्तों इन औजारों की इसमें बहुलता थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए। देखो आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये पकड़ने का है, इस तरीके का। भाई आपके सामने तो बड़ा बड़ा है ना, तो हो सकता है वो इस तरीके पकड़ा गया हो, इस तरीके का मारा गया हो। ये इस तरीके का मारने के लिए, ये इस तरीके का पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बड़े बड़े औजार थे जिनको बोला गया है फलक, ठीक है, फलक या सल्क। ये क्या है दोस्तों? ब्यूरिन है। ब्यूरिन, ब्यूरिन। कितना बढ़िया चित्र आपके सामने ब्यूरिन का, ठीक है। ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये पकड़ने के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा पत्थर को छीला गया है ताकि आसानी से पकड़ में आ सके, ठीक है। ब्यूरिन है ये, जिनका प्रयोग मध्य प्राप्रसारण काल के व्यक्ति करते थे। देखो पाषाण युग के जो औजार हैं, इनको देखिए। ये जो औजार दोस्तों, ये होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए पैलियोलिथिक औजार थे, ठीक है। ये मध्य पैलियोलिथिक, यानी कि दोस्तों ये मध्य पुराप्रसारण काल में, ठीक है। ये जो है होमो सैपियंस द्वारा बनाए गए न्यूलिथिक, नवपाषाण काल के, नवपाषाण। और ये क्या है? उच्च पैलियोलिथिक, यानी कि उच्च पुराप्रसारण काल के औजार रहे हैं, ठीक है। ये उच्च पुराप्रसारण काल के औजार। इसके बाद में वर्ड के संदर्भ में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्य, ठीक है, पुरा पाषाण काल में उद्भव, ठीक है। वर्ल्ड के संदर्भ में, यानी कि दुनिया के संदर्भ में मध्य प्राप्रसारण काल में जो उद्भव हुआ, जो विकास हुआ, वो क्या क्या था? देखो इस संस्कृति का उद्भव भी सर्वप्रथम अफ्रीका के ओल्ड वाई गार्ज में हुआ था। तंजानिया, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप है, ठीक है। तो वहां पर तंजानिया एक देश है, तो वहां पर क्या है? ओल्ड वाई गार्ज है। इस संस्कृति का उद्भव भी सर्वप्रथम अफ्रीका के ओल्ड वाई गार्ज में हुआ था। यहीं से निएंडरथल मानव ने माउंट कार्मल के रास्ते यूरोप तथा एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस संस्कृति का विकास किया। क्या किया दोस्तों? विकास किया। देखो हर एक लाइन में सवाल बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, आपको वर्ल्ड का इतिहास भी पढ़ना है कि भाई मानव जो है किस देखो अभी तक यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका से जो है बाहर जा रहा है इंसान। अभी मानव जो है चारों तरफ घूम रहा है, घुमक कर दिखा था, तो कहाँ पहुंच गया? यूरोप पहुंच गया और एशिया पहुंच गया। देखो यहाँ पर अफ्रीका है तो इधर पहुंच गया और इधर चल रहा है, इधर चल रहा था, इधर चल रहा था। तो यूरोप और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में मानव आप धीरे धीरे चल रहा है, बढ़ रहा है एक तरफ। उसको नहीं पता कहाँ जाना है दोस्तों, परंतु वो बढ़ रहा है, ठीक है। आप सामने चित्र है, बार बार मैं ला रहा हूँ कि निएंडरथल मानव कहाँ तक आ गए? हम निएंडरथल तक आ गए, ठीक है। और होमो इरेक्टस
ये कहाँ पहुँच गए, जावा में पहुँच गए और चीन में पहुँच गए। ठीक है, ये कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए, जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, ये एशिया में आ गए, एशिया में। अभी आपको बताया कि भाई कुछ मानव जो है एशिया की तरफ चले गए और कुछ चले गए जर्मनी की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्राप्रसारण काल का विस्तार क्षेत्र क्या है दोस्तों, विस्तार क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। मैं देखता हूं एक बार। ठीक है, मध्य प्राप्रसारण काल का विस्तार क्षेत्र। सर्वप्रथम इस संस्कृति के प्रमाण 1869 में फ्रांस के एक स्थल ली मोर्टियर से प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इसलिए इसे मोस्टेरियन संस्कृति भी नाम दिया गया है। मोस्टेरियन संस्कृति या मध्य प्राप्रसारण काल। यहाँ सर्वप्रथम एशुलियन प्रकार के मोस्टेरियन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, जो एशुलियन है, मैंने आपको बताया कि भाई 7 या 8 प्रकार के औजार थे, औजारों के प्रकार थे, इसमें एशुलियन भी था। ठीक है, जिनमें हस्त कुठार, हड्डियाँ, हस्त कुल्हाड़ियाँ, खुरचनियाँ और छिद्र युक्त चाकू प्रमुख हैं। कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद हस्त कुल्हाड़ियाँ की संख्या कम हो गई, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, हस्त कुठार का क्योंकि जो भारी थी उसकी जगह छोटे छोटे औजार शामिल हो रहे थे मानव जीवन में। खुरचनियाँ, खुरचनियों तथा लवलवा प्रकार के उपकरणों की मात्रा में वृद्धि हुई। दोस्तों लवलवा या लवाई, ठीक है, जो फ्रांस में प्राप्त हुए हैं। खुरचनियों तथा लवलवा प्रकार के उपकरण की मात्रा में वृद्धि, क्योंकि ये पतले थे, जिनमें एंड स्क्रेपर, साइड स्क्रेपर और ब्यूरिन, बोरेस इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि निम्न प्राप्रसारण काल के बाद में जो मध्य प्राप्रसारण काल आया, उसमें जो हस्त कुठार थे वो कम हो गए। इस संस्कृति का प्रसार उन सभी क्षेत्रों तक मिलता है जहां पूर्व प्राप्रसारण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पूर्व प्राप्रसारण काल या निम्न प्राप्रसारण काल। इसके अलावा सर्वप्रथम साइबेरिया प्रदेश में मानव ने इसी काल में निवास शुरू किया था। साइबेरिया का पठार दोस्तों है। उसके बाद मध्य प्राप्रसारण काल के निवास स्थल, अभी हम संसार के संदर्भ में मध्य प्राप्रसारण काल को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तब भारत के बारे में बताएंगे। इस काल के मानव के निवास स्थल नदी घाटियों की अपेक्षा शिलाश्रयों और गुफाओं से अधिक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब क्या हुआ, क्योंकि देखो इस समय जब बारिश बरस रही थी, ठीक है, और चारों तरफ पानी पानी हो गया था, होने लगा था, लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। पूर्व काल में पाए जाने वाले विलय फ्रेंचियन प्रकार के पशु इस काल में लुप्त हो गए। ठीक है, तो अन्य सभी प्रकार के पशु पक्षी इस काल के मानव के शिकार का आधार थे, क्योंकि अब ये इनको मारने लगे थे दोस्तों। ठीक है, मार तो पहले भी रहे थे, परंतु अब ये जो क्या थे,
ये पशु पक्षी जो है गुफाओं के आसपास आते थे और इनको वे मारते थे। इस काल का मानव तीर तथा मछली पकड़ने के कांटों से शिकार करने लगा था। दोस्तों ये थोड़ा गलत है। इस लाइन को मत लिखना क्योंकि ये जो है मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक से आगे हो गया है क्योंकि देखो अच्छे मिस्टेक कर जाते हैं लिखने में। इस काल के मानव के निवास स्थल से शंख, लकड़ी का कोला तथा जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इस काल के मानव के अवशेष यूरोप के विभिन्न देशों और एशिया के विभिन्न देशों में पाए गए हैं और अलावा भारत में पुष्कर झील और डुडवाना प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों अब भारत में भी इन्होंने प्रवेश कर लिया है। इसके बाद मध्य प्रापाषाण काल। इस काल में निएंडरथल मानव के अवशेष मिलने शुरू हुए तो इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया। पूर्व प्रापाषाण काल के औजार कोर निर्मित थे जिनमें फलकों का प्रयोग औजारों में नहीं किया गया। लेकिन इस काल के निएंडरथल स्थल मानव ने अपने उपकरणों का फलक पर बनाना प्रारंभ किया। फलक पर जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे थे, जो अच्छे बने हुए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फलक संस्कृति बोलते हैं क्योंकि इस समय इस उपकरण की प्रधानता थी। ठीक है, निर्मित औजारों में बोरर, स्क्रैपर औजार प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए। इनके अलावा फलक निर्मित औजारों में हस्त कुठार, बेधक, कुल्हाड़ियां और खुरचनी आदि थे। आगे बढ़ते हैं। इस काल के फलक उपकरण दो तकनीकों द्वारा बनाए जाते थे, क्लैक्टोन ऑनसी और दूसरी विधि थी लेवा लेवा विधि। ये कहाँ पाई गई है? फ्रांस के लेवा लेवा स्थान पर, फ्रांस के लेवा लेवा स्थान पर पाई गई है। ठीक है, ये औजार है, देखो आप देख सकते हैं इस पकड़ने के औजार है तो ये उस समय के औजार थे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार तस्वीर आपके सामने पेश है। ये औजार हैं उस समय के। प्रथम विधि के उपकरण देखो, ये जो है क्लैक्टोन ऑनसी, इसके बारे में थोड़ा गहनता से अध्ययन करते हैं। तो प्रथम विधि के उपकरण सर्वप्रथम इंग्लैंड के क्लैक्टोन ऑनसी नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से फलक उतारी जाती थी, यानी कि कोई पत्थर है बिना शेप वाला, उसको दोस्तों यहाँ से छीला गया है इस तरीके से, तो ये बना दिया, ये बना दिया, कोई बड़ा पत्थर था ये बना दिया। ठीक है, उतारी जाती थी, फिर उस फलक को दोबारा तीखा कर, देखो ये तीखे चिकना कर, ठीक है, आवश्यकता अनुसार आकार का उपकरण बना दिया जाता था। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कोई बड़ा पत्थर होगा ये, फिर इसको जो छीला गया है, फिर इसको जो है चिकना किया गया है, तीखा किया गया है। ठीक है, ताकि धार बन सके, नोक बन सके। इसके बाद जो दूसरी विधि थी, दूसरी विधि को लेबा लेबा विधि का नाम दिया गया। इस विधि द्वारा निर्मित औजार सर्वप्रथम फ्रांस के लेबा लेबा नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसलिए से लेबा लेबा तकनीक का नाम दिया गया।
इस विधि द्वारा पत्थर से जो फलक अलग किया जाता था उसे ऐसे ही प्रयोग किया जाता था। ये आपके सामने है, ठीक है, लेवा लेवा। इस विधि में जिस पत्थर का फलकीकरण यानी कि उसको जो छीला जाता था उस पर किसी तीखे उपकरण से जिस प्रकार का औजार बनाना होता था उसकी रूपरेखा दी जाती थी। जैसे कि आप ये देखिए, ये पत्थर होगा, अगर इनको लगता है कि भाई इसमें छेद किया जाए तो किसी नुकीले पत्थर से छेद करते थे, ठीक है। दूसरे चरण में उसके भीतर हिस्से को ऊपर से छील दिया जाता था, इसे टॉर्टोइस आर कहा जाता था। तृतीय चरण में एक छोटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था, यहाँ तीखी चीज रखकर उस पर हथौड़े से आघात किया जाता था। इस प्रकार मनचाहे आकार का उपकरण बनाया जा सकता था, ठीक है। ये लेबा लेबा तकनीक थी दोस्तों। यहाँ पर हमारा दुनिया के संदर्भ में, वर्ल्ड के संदर्भ में मध्य प्रपसन का खत्म होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रपसन काल। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में शुरू करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड के संदर्भ में, अब हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। दोस्तों देखो भाई, अफ्रीका हम विश्व दृश्य में देखते हैं। जब हमने उसको पढ़ लिया तब जो मानव था वो भारत में आ गया, ठीक है। अब भारत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं मध्य प्रपसन काल भारत में, तो थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, पूर्व प्रपसन काल के बाद के समय को भारत में वी.एन. मिश्र द्वारा मध्य प्रापसन काल नाम दिया गया, ठीक है। और जबकि एच.डी. संकालिया तो फ्रेंड्स, लाइट आज बहुत दिमाग खराब कर रही है, बार बार चली जा रही है। तो दोस्तों मध्य प्रापाषाण काल को अब हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था दुनिया के संदर्भ में, अब पढ़ेंगे हम भारत के संदर्भ में। तो आइए भारत में मध्य प्रापाषाण काल के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से सवाल आते हैं, मैंने बताया आपको। तो आइए देखते हैं। पूर्व प्रापाषाण काल के समय को भारत में वी.एन. मिश्र ने क्या कहा? मध्य प्रापाषाण काल कहा। और एच.डी. संकालिया ने द्वारा श्रृंखला सेकंड कहा। के.डी. बैनर्जी ने द्वारा नेवासिया संस्कृति कहा। जी.सी. महापात्र द्वारा मध्य पाषाण युग कहा। और ए.के. घोष द्वारा सल्क संस्कृति, ठीक है, या फलक संस्कृति के नाम से जाना गया है। यहाँ से सवाल दोस्तों आपके आने शुरू होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और देखो, एक बार लेवा तकनीक भी आई थी, फ्रांस में प्राप्त हुई है, और ये औजार बनाने की तकनीक है, ठीक है। इसके बाद एच.डी. संकालिया ने 1955 में सर्वप्रथम मध्य प्रापाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक प्रवृत्ति घाटी स्थित नेवासा, कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में से की थी, ठीक है। एच.डी. संकालिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित स्थल नेवासा को मध्य प्रापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल ड्राफ्टिंग पैलेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ड्राफ्टिंग घोषित स्थल घोषित किया है? किसने? एच डी संकालिया ने गोदावरी नदी तट पर स्थित नेवासा को ड्राफ्टिंग स्थल कहा है। कार्बिन, ठीक है, कार्बिन द्वारा खोजे गए मध्य पुरापाषाणिक स्थल चिरकी, चिरकी क्योंकि नेवासा के पास में पड़ता है, चिरकी नेवासा महाराष्ट्र से पहले पुरापाषाणिक शिविर और उद्योग, फर्स्ट पैलेलिथिक कैंप एंड फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। मोस्तारी संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से संबद्ध है, क्योंकि दोस्तों ये जो ले मोस्तारियन है ये इस स्थल से भी प्राप्त हुए हैं, फ्रांस के। भारत में मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जान रहे हैं। अन्य नाम क्या है? के डी बनर्जी ने इसे नेवासियन संस्कृति तथा ए के घोष ने फलक संस्कृति कहा है। वर्किट एम कामयाडे ने इसे सीरीज सेकंड कहा है। डिटेरा एम पीटरसन ने नर्मदा घाटी में इन उपकरणों को आद नवपाषाणिक कहा था, जबकि आद नवपाषाणिक मध्यकाल को कहा जाता है। एच डी संकालिया ने प्रारंभ में से सीरीज सेकंड इंडस्ट्री कहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सवाल आपके जो क्या त्यों आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में स्थित नेवासा इस संस्कृति का प्रोटोसाइट यानी कि प्रारूप स्थल है। याद रखिएगा, ये आ चुका एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र में स्थित नेवासा जो स्थल है को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल कहते हैं। वस्तुतः मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पाषाणकालीन सभ्यता को नेवासा 2 की संज्ञा दी गई, क्योंकि सर्वप्रथम 1954 में एच डी संकालिया ने प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा से ही इस युग के औजारों को पहचाना था। 1954 से पूर्व मध्य पुरापाषाण काल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। भारत में सर्वप्रथम नेवासा से ही इस युग के अगेट, जैस्पर, चैल्सडनी तथा खुर्चनी प्राप्त होती है। ये क्या थे? ये औजार थे। ये क्या थे दोस्तों? औजार थे। चार्ट, बोरर आदि का निर्माण इसी युग में प्रारंभ होता है। कोर पर निर्मित लेबाई तकनीक पर निर्मित हथियार इस युग की एक विशेषता है, जो कि सोन घाटी से प्रथम बार मिले थे। नेवासा का चिकरी इसी युग से संबद्ध है। चिरकी नेवासा की खोज एवं उत्खनन से गुरुदन कार्बियन संबंधित है। ये इंपोर्टेंट है, यानी कि चिरकी नेवासा जो है इनकी जो खुदाई कराई गई थी वो गुरुदन कार्बियन ने करवाई थी। इसके बाद भारत में मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे, जो औजार थे, वो देखते हैं कौन कौन से औजार थे। फलक यानी कि ब्लेड, बेदनी, पॉइंट, बेधक, बोरर। चौथा है सल्क से बनी खुरचनी। ये 4 थे। और दोस्तों इसमें जो फलक है ये काफ़ी प्रधानता में थे। ये चित्र है, पॉइंट है, खुरचनी है, ब्यूरिन है, ठीक है। ये क्या है? फलक। इस काल में फलक औजार की प्रधानता थी, इसलिए इसको फलक संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। ये है आपकी ब्यूरिन। ये भी जो है इस काल में भारत में विद्यमान थी, ब्यूरिन, ठीक है। और देखते हैं इस काल के उपकरण मुख्यतः शल्क या फलक पर आधारित थे। फलक पर आधारित थे। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर चट, क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर के थे। अब इसके स्थान पर चट, जैस्पर एंड फ्लिंट नामक पत्थरों से बनने लगे। इस काल में
प्रधानता फलकों की थी, इसलिए एच.टी. शंकालिया ने मध्य प्राप्रसारण काल को फलक संस्कृति कहा है। फलक संस्कृति या ब्लेड संस्कृति। ठीक है। खुरचनी एवं वेदक सबसे महत्वपूर्ण औजार थे, अतः इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो जो निम्न प्राप्रसारण काल था उसको पेपुल, चापर चापिंग संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति भी, मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। परंतु मध्य प्राप्रसारण काल को खुरचनी एवं वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। विस्तार क्षेत्र में यह महाराष्ट्र के मूला मुथा घाटी, यानी कि मध्य प्राप्रसारण काल का जो विस्तार था भारत में, वो महाराष्ट्र में मूला मुथा घाटी, बेल पांथारी, सुरेगांव, कांदिवली, नंदूर, माधेश्वर तथा काले गांव से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में स्थित नंदीपल्ली, उड़ीसा, गुजरात के ओरसंग नदी घाटी में स्थित भंदरपुर, गुजरात में स्थित हिरण घाटी, जहाँ यूरेनियम थोरियम श्रृंखला विधि के आधार पर इसकी तिथि निर्धारित की गई है। सांकालिया को गोदावरी नदी के तट पर स्थित काले गांव से बांस नमदिकस फाकनर का सींगों से युक्त सिर मिला है। ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, कई बार में आ चुका है एग्जाम सवाल है से। इसके बाद मध्य प्रदेश में समनापुर, मंदसौर, खड़की और नालगढ़ से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। राजस्थान के बागन, बेराच, काजमली घाटियों, जनकपुरा, मंगलपुरा, जनाना, भूतिया, हजरा खेरी, चंपक खेरी से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में नकझर खुर्द एवं पटपरा से मध्य प्राचीन युग के उपकरण मिले हैं। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व प्रसारण काल के उपकरणों को बीएन मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी। ये इंपोर्टेंट है आज के एग्जाम में। अजमेर में स्थित बूढ़ा पुष्कर तथा होकरा एवं बरीधानी नामक स्थलों से इस युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिहार के जमालपुर, पश्चिम बंगाल के कनगसबाती और कुमारी घाटी से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद बेलन घाटी, बटाऊबीर, खुंटाबीर, मुंडवा एवं नाऊ कला से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में स्थित संगाबो और परदखो दर्रा की गुफाएं सर्वप्रथम इसी काल से संबंधित हैं। गंगा नदी मैदान में मानव सभ्यता के सर्वाधिक पुरातन अवशेष कालपी से प्राप्त होते हैं। कालपी से इस काल के पत्थर एवं हड्डियों से बने औजार दोनों ही साथ साथ मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कंटेंट देखिएगा। भाई कंटेंट में जान हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद मध्य प्राप्रसारण काल में धर्म का प्रारंभ। ठीक है। मध्य प्राप्रसारण काल में दोस्तों क्या हुआ? धर्म का प्रारंभ हुआ। ठीक है। इस काल में मानव के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। इस काल में पुनर्जन्म में विश्वास हुआ, इसलिए मानव ने मृतकों को अपनी गुफाओं के नीचे दफनाना शुरू कर दिया। ठीक है। दफनाना शुरू कर दिया, सावधान प्रक्रिया शुरू कर दी इसने। डोगन के लाफेरियस नामक स्थान से 2 वयस्कों तथा एक बच्चे को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। शवों के सिर का बचाव करने के लिए पत्थर रखा जाता था, ताकि दोस्तों यानी कि जो सिर था वो पत्थर के ऊपर टिका हुआ था ऐसे करके। ठीक है। शव को लंबवत लिटाकर दबाने के प्रमाण क्रीमिया में
कोबा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं तथा साथ ही फिलिस्तीन में माउंट करमल से भी प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उज्बेकिस्तान की एक गुफा तेसिक ताज से एक बच्चे के शव के साथ उसके सिर के पास 6 जोड़े बकरी के सींग प्राप्त होते हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव सामाजिक रूप से संयुक्त निवास करते थे और आपस में प्रेम भावना विकसित हो चुकी थी। दोस्तों देखो कितनी गहराई वाली क्लास है, आप भी देख रहे होंगे। तो ये क्लास मध्य पुरापाषाण काल की थी। ठीक है, आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8218345167। संपर्क कीजिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, देखो 2 बुक है हमारे पास में फिलहाल, अभी 2 बुक भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2% का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।